सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और अध्याय 1 को हमने उदाहरण के साथ में समाप्त कर दिया है। ये इसका अंतिम वीडियो है जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे, जिन्हें हम एमसीक्यूज भी कहते हैं। तो इन्हें भी आप अपने रजिस्टर में लिख लेना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक का रूप क्या होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि जब भी आपसे समपूर्णांक पूछा जाए, क्या पूछा जाए? समपूर्णांक। ध्यान रखना। तो समपूर्णांक में क्या होता है कि सम संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो यहाँ पे ट्रिक याद रखना कि उस संख्या में 2 का गुणा यदि होगा, कम से कम उस संख्या में, जैसे वो संख्या m है, और अगर उस संख्या में अगर 2 का गुणा हो जाए तो वो अगर विषम संख्या भी होती, m अगर विषम संख्या भी होती, तो अगर उसमें 2 का गुणा हो गया है तो वो एक सम संख्या बन जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए जैसे 3 एक विषम संख्या है, और अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 6 एक सम संख्या हो जाएगी। इससे हमें पता चला कि अगर किसी संख्या में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो वह सम संख्या बनेगी ही बनेगी। कोई भी संख्या हो, अगर 5 कोई संख्या है और अगर उसमें आप 2 का गुणा कर दोगे, कितने का गुणा करोगे? 2 का, तो 5 दूनी 10 बन जाएगी, और 10 2 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका कोई गुणनखंड 2 होगा। इसका मतलब 4 ऑप्शन में से सीधा दिख रहा है कि सी नंबर का सही होगा, क्योंकि इसी में 2 का गुणा है। तो समपूर्णांक कब बन सकता है? जब उसमें 2 का गुणा हो, ना 1 प्लस हो ना 2 का गुणा हो गए। फिर अगर 1 प्लस हो जाएगा तो वो तो विषम बन जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा करने से बनेगी सम, और सम संख्या में कभी भी 1 जुड़ जाता है तो वो फिर से विषम हो जाएगी। जैसे 6 एक सम संख्या है, अब 6 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7, और 7 एक विषम संख्या है। उसी तरीके से 10 एक क्या है? 2 का गुणा किया, m में 2 का गुणा किया, m कितना था? 5, 5 में 2 का गुणा किया तो कितने हो गए? 10 हो गए। अब 10 में यदि मैं आपसे कहूं कि 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 क्या है? एक विषम संख्या है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2m। अब दूसरा आपको सोचना है कि क्या होगा। चलो ठीक है, मैं दिखा देता हूं। ये देखो, किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब आपको q पूर्णांक दिया गया है तो वो विषम कब माना जाएगा, अब आपको बताना है। तो देखो, अगर आप b नंबर का सोच रहे हैं तो आप गलत हो, अगर आप d नंबर का सोच रहे हो तो भी गलत हो। देखो कैसे, अगर आप किसी q पूर्णांक में 2 का गुणा करोगे तो वो क्या बनती है? सम बन जाएगी। और सम संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो वो निश्चित ही क्या होगी? विषम। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपसे सम पूछा गया है कि विषम। तो देखो, प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप पूछा है आपसे, तो पहले आपको सम बनाना पड़ेगा, मतलब 2q लेना पड़ेगा, और उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये सी नंबर का सही है कि 2q हुआ सम, और सम में 1 जोड़ दिया तो हो गया विषम। तो आया समझ में कि नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2q + 1। तो एक ट्रिक मिल गई आपको कि जब भी आपसे सम पूर्णांक पूछा जाए तो आप 2 गुणा कर देना, यानी 2 का गुणा कर देना, और अगर आपसे विषम पूछा जाए तो आप 2 का गुणा करे कराए किसी पूर्णांक में 1 जोड़ देना। वो m भी हो सकता है, वो q भी हो सकता है, जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो। q के रूप में दिया हो तो q जोड़ लेना 2 में, 2 का गुणा q में +1, और अगर ऑप्शन में m दिया हो तो वो हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये 2m + 1 ये विषम पूर्णांक का रूप है, क्योंकि 2 का गुणा m में किया तो m क्या बन गया? सम संख्या बन गया, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? विषम संख्या बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। चलो अब थर्ड करते हैं, तो मैं आपको थर्ड दिखा देता हूं। ये देखो, ये थर्ड है। अब इसका आंसर आपको बताना है। अब जिस पे ये बन जाएगा वो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो जीनियस कहलाएगा। अब फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। देखो, आपने सोच लिया, चलो वीडियो को पॉज करके अच्छे से दिमाग लगा लो, फिर मैं बता देता हूं। चलिए मैं बता देता हूं। यदि HCF 65 117, मतलब 65 संख्या 65 और 117 का जो HCF है वो ऐसा लिखा गया है।
6m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब m का मान क्या होगा। यहाँ पे m का मान पूछा गया है। सवाल थोड़ा सा कठिन है लेकिन दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। देखो यहीं पे दिमाग लगा लो। HCF 65 और 117 का HCF क्या हो सकता है, तो देखो इसके लिए आपको इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 65 के होते हैं 13 पौने 65, ठीक है, और 117 के क्या होते हैं 13 नम्मा 117। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, क्या है 13। तो अब 13 क्या है इन दोनों का HCF। अब यहां पे एक समीकरण टाइप दिया गया है कि 65m माइनस 117। अब इसमें m की जगह पर कितना रखें कि इसमें से इसको घटाएं तो 13 मिले, क्योंकि HCF को ही तो ऐसे लिखा है। तो 65 में 65 की जगह पर अगर हम 2 रख देंगे, 4 ऑप्शन देखो पहले, इसमें से 65 एकम 65 रखेंगे तो माइनस का उत्तर आएगा। चलो 2 रख के देखो, 65 दूनी कितना होगा, 65 दूनी होता है 130। 65 दूनी कितना होता है, क्योंकि 60 दूनी 120 और 5 5 10, तो 65 दूनी कितना हो गया 130, और 130 में से 117 घटाएंगे तो 13 ही बचेंगे ना। कितने बचेंगे, 13 ही बचेंगे। तो m का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि ये 13 को ही इस तरीके से लिखा है, ये 13 ही लिखा है। HCF 65 और 117 निकाल लिया क्योंकि वही तो 13। HCF 65 और 117 का कितना हुआ 13। अब 13 को 13 ना लिख के 65m माइनस 117 करके m का मान पूछ लिया कि बताओ m का मान क्या होगा। तो इतना तो आपको दिमाग है कि HCF 65 और 117 निकाल दो, कितना मिला 13। अब ऐसा कुछ m का मान रखो कि इनका जोड़ना और घटाना 65 आए, तो घटाना का चिन्ह लगा है, तो 65m की जगह पे हम 2 रखेंगे तो वो 130 बना देगा, और ये 117 है। तो 130 में से 117 घटाएंगे तो ही तो 13 होंगे ना, तो इसलिए m का मान 2 ही होना चाहिए। तो इसका सही या करेक्ट आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको चौथा सवाल आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाइएगा, फिर मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b निम्न रूप में लिखे हों कि a बराबर इतना और b बराबर इतना, जहां x एवं y अभाज्य संख्या हैं, तो HCF कितना होगा। बहुत सिंपल है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो आपको क्या करना है कि a बराबर लिख लेना है, कितना है x पे 3 की घात और y के ऊपर 2 की घात। अब b बराबर लिख लो, b बराबर कितना है x ज्यों का त्यों और y के ऊपर कितने की घात 3 की घात। अब कम से कम दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, इधर x है तो इधर भी x है, तो दोनों में x है, कम से कम दोनों में एक x तो है। अब इधर देखो, इसके ऊपर y के ऊपर 2 की घात है, यहाँ भी y के ऊपर 2 की घात है, y के ऊपर 3 की घात है ऑलरेडी यहाँ पे, तो एक तो ज्यादा ही है। तो दोनों में y के ऊपर 2 की घात तो कंपलसरी होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा ही है। लेकिन ये देखना है कि दोनों में क्या है, तो दोनों में x है और दोनों में y के ऊपर 2 की घात है, और यही देखो 4 ऑप्शन में कहाँ लिखा, ये लिखा b नंबर पे, तो यही सही हो जाएगा x बाई स्क्वायर। जो दोनों में हो वही HCF होगा, इतना सरल है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 5वें नंबर का, अब इसमें दिमाग लगाओ। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p और q निम्न की तरह व्यक्त किए जाएं कि p बराबर इतना और q बराबर इतना, जहां a एवं b अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM होगा। LCM पूछ लिया है। अब LCM मतलब लासा, लासा मतलब लाओ सब, मतलब सब लिखना है, रिपीट नहीं करना, सबसे ऊंची घातों को लिखना है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितना सरल है। p बराबर आपको दिया गया है AB वर्ग, और आपको q बराबर दिया गया है a घन b, यही दिया गया है ना। तो बस इसमें सबसे ऊंची घातों को लिखना है, यहां से लिखना स्टार्ट करो, लेकिन सबसे ऊंची घातों को। तो a लिखना स्टार्ट किया, लेकिन हमने a ना लिख के हमने कहा a से ऊंची घात तो a घन है, तो हमने सबसे ऊंची ऊंची घातों को लिखा। फिर आगे बढ़े, a तो लिख गया, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर नीचे देख लो और ऊंची घात तो नहीं है, नहीं है, तो यही लिखा जाएगा b स्क्वायर। तो a घन b वर्ग, देखो a घन b वर्ग कहाँ लिखा है, a घन b वर्ग यही लिखा है ना, तो a घन b वर्ग कर देना। तो इस तरीके से हमने 5वां किया। अब 6वां देख लेते हैं। 6वीं में क्या पूछा गया है, ये देख लो भाई, 4 ऑप्शन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 25 को विभाजित करने पर 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल आएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या देख लो जिनमें
इनमें से जिनमें 70 और 125 को विभाजित, तो इनके एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर आपको सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। इस संख्या से पहले दिमाग लगाओ इसमें कि शेषफल 70 में 5 शेषफल आएगा, अगर 70 में भाग देंगे इन संख्याओं में से किसी एक का, और 125 में 8 आएगा, तो एक का देख लो कोई भी, 13 का भाग इसमें दो 70 में, और अगर शेषफल 5 बचता है तो यही संख्या होगी, तो 13 पौने 65 और 5 बचेगा तो हो जाएगा 70। तो पहली ही संख्या बिल्कुल सही आ रही है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर 13 ही होगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, तो 13 से भाग देंगे तभी जाके शेषफल 5 आएगा, इनसे तो कभी आ नहीं सकता। 65 एकम 65 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा शेषफल 5, लेकिन यहाँ पे शेषफल 8 नहीं बचेगा, और जबकि 13 से 125 में भाग देंगे, देखो 125 भागे 13 है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे देखो 13 नम्मा 117, तो यहाँ पे शेषफल 8 आ रहा है, तो मतलब 13 से दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, 5 और 8, तो बस 13 ही इसका सही आंसर होगा। इसमें तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, तो मैंने वही चीज आपको बताई है। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको लिखना है, तो मैं इनका स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूं, तो क्रम से आप एक एक करके लिख सकते हैं। चलिए यहां से शुरू करिए, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये देखो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक एक नोट कर लो अच्छे से, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। और यहां पे ये देखो, अब इसके बाद मिलते हैं अध्याय 2 में। तो अध्याय 1 समाप्त हुआ, उम्मीद है कि आपको अध्याय 1 अच्छे से बनने लगेगा, और आप एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेना ताकि बहुत अच्छे से बनने लगे, और एग्जाम की तैयारी हम लोग ऐसे ही करेंगे अच्छे से। तो अब हम लोग अध्याय 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बहुत अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।